नमस्कार। जया शो पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू दिस सीजन ऑफ योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी, आपकी प्रवासी भारतीय कहानी। इस मंच पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसी चुनिंदा कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपना और अपने देश का नाम बहुत रोशन किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं ऐसे ही एक प्रसिद्ध भारतीय जो इस वक्त टैम्पा फ्लोरिडा अमेरिका के शहर में रहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं और बहुत ही कामयाब लॉ फर्म चला रहे हैं। चलिए मिलते हैं श्री अमित डेरा से और पूछते हैं उनके प्रवासी भारतीय जीवन यात्रा की, जो कानून के फील्ड में उन्होंने अमेरिका जैसे कंट्री में तय किया है। नमस्कार अमित जी, इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द शो। नमस्कार जया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं और पूरे देश विदेश में लोगों को अप्रोच करके ये इंटरव्यू करते हैं जिनसे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। अमित, आप हमारे दर्शकों को बताएं आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, अपने बचपन की कोई भी ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया हो। सो इट्स इंटरेस्टिंग, ये शायद आपको भी नहीं पता होगा, मेरा बर्थ इराक में हुआ था और माय फादर वाज एक्चुअली ऑन डेपुटेशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे। ये 70s का दौर था। उस टाइम सद्दाम हुसैन बहुत लोगों को, इंजीनियर्स को बुला रहा था, कंस्ट्रक्शन का बहुत काम था। तो आई वाज एक्चुअली बॉर्न इन बगदाद और मेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इंडियन कॉन्सुलेट में हुई थी वहाँ पे। तो मेरे अच्छा। पहले 4 साल मैं हिंदुस्तान में रहा ही नहीं था। मैं पहले 2 साल इराक में था, फिर ईरान में था। हमेशा इंडियन सिटीजन था उस टाइम। तो मैं 4 साल का था जब मेरे माता पिता मेरे को वापस इंडिया में लेके आए थे। तो उसके बाद मैं इंडिया में ही मेरी परवरिश हुई, मैं चंडीगढ़ में रहा। मेरे फादर मदर ने बड़ा स्ट्रगल किया था, दे केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। वो जब पार्टीशन हुआ तो ऑब्वियसली बहुत लोगों की तरह वो इंडिया में आए और उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया सब कुछ। मेरे फादर बहुत ही छोटे शहर हैं पंजाब में, राजपुरा में थोड़ा सेटल हुए थे। और वह वहाँ के एक्चुअली पहले इंजीनियर थे जिनको थापर कॉलेज के फर्स्ट बैच के इंजीनियरिंग ग्रुप में उन्होंने टॉप किया था। और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड था जैसे कि मैंने बताया। और वो इतने पढ़ाई में अच्छे थे कि वो पहले सब डिविजनल ऑफिसर पंजाब इरिगेशन में बने थे बहुत ही यंग एज में, जो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस दौर में। तो उनकी स्ट्रगल ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया था। ऑब्वियसली मैं उनसे बहुत डिसएग्री होता था जब मैं छोटा होता था। पर जो मेरा अर्ली अपब्रिंगिंग थी, वो मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, मैं अकेला बेटा होता था, तो मेरे को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप और स्पेशली मेरी मदर, अगर मैं गलत भी होता था तो वो मेरी साइड ही लेते थे। अच्छा। तो मेरा जो परवरिश थी बड़ी अच्छी करी मेरे माँ बाप ने। और ऑब्वियसली मेरे फादर ने इराक ईरान से जो भी कमाई करी थी आके उन्होंने आके सब इन्वेस्ट किया। तो हाँ। अच्छा मेरे को उन्होंने स्कूलिंग दी, अच्छी मेरे को परवरिश दी, मेरी बहनों को अच्छी परवरिश दी। तो ये मेरा इनिशियल ईयर्स थे। सो इसमें मेरी माँ का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि माँ जो मेरी मदर हैं, माता जी हैं, बड़े रिलीजियस हैं। तो मेरे लिए बहुत प्रे करते हैं। मंदिर उन्होंने खोला 34 सेक्टर में, अपने बलबूते पे मंदिर खोला, बहुत लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो मैं इतना मंदिर जाता नहीं हूँ। आई मीन आई स्पिरिचुअल गाय, आई गो वंस इन अ वाइल, मेरे में शॉर्ट कमिंग है ये। पर मेरे को लगता है कि मेरी माँ मेरे को हमेशा उसमें कवर कर जाती है, क्योंकि वो प्रे करती है सारों के लिए। अच्छा। और छोटे होते एक दो थप्पड़ भी पड़े हुए हैं मेरे को मेरी माँ से, जिनके करके मैं आज तक नहीं भूला वो क्यों पड़े थे, स्टूपिड रीजंस करके। पर अच्छा लगा कि मेरी माँ हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे माँ बाप का जो इसमें रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, जो मैं यहाँ पहुँच गया। और मैं अकेला लड़का हूँ, उन्होंने मेरे को जाने दिया। मेरी माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि एक ही बेटा हाँ है हाँ। हमारा, वो जा रहा है। लेकिन आज वो बहुत खुश होते हैं जब वो आते हैं। 8-9 बार अमेरिका आ चुके हैं। उनको मैं अच्छा। बेस्ट ट्रैवल करवाता हूँ, घुमाता हूँ फिराता हूँ, यहाँ पे क्रूज पे ले गए, मायामी ले गए, या जो भी है। तो आप वकील बनने का ख्वाब शुरू से देखते थे या शुरू में कुछ और था और बाद में वकालत में चले गए? अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। तो नहीं, वकील बिल्कुल मेरे मन में नहीं था। जब मैं छोटा था तो आई थिंक मैं 4th या 5th ग्रेड में था जब मैंने एक्चुअली क्रिकेट खेलना शुरू किया था चंडीगढ़ में। तो अच्छा।
मेरे जिन कोच के पास मैं जाता था उन्होंने मेरे फादर को बोला कि इसमें टैलेंट है, इसमें आप थोड़ा टाइम लगाइए। तो मैं फिफ्थ से लेकर नाइन्थ टेंथ तक तो चंडीगढ़ में क्रिकेट खेला, थोड़ा सीखा उसमें। उसके बाद मेरे को लगा कि चंडीगढ़ उस टाइम इतना उसमें क्रिकेट में इतना आगे नहीं था। तो मैंने अपने फादर को बोला कि मेरे को आप पंजाब में भेजो, क्योंकि पटियाला जो था उस टाइम, पटियाला में मतलब इट वाज अ मैका ऑफ क्रिकेट। सो मैं 14-15 साल का था और मैं पढ़ाई में उस टाइम एवरेज ही होता था। तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप मेरे को भेज दो। और कमाल की बात है, मैं सोचता हूँ मैं 15 साल का था, उन्होंने मेरे को मना नहीं किया। और समहाउ मैंने अप्रोच करके, आपने सुना होगा नाम, नवजोत सिंह सिद्धू, इनको हाँ अप्रोच हाँ। किया, पता नहीं किस कैसे अप्रोच किया, और उन्होंने कहा चलो मैं आपको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, आप पटियाला मूव हो जाओ। और उनके बिल्कुल घर के ऑपोजिट मैंने पेइंग गेस्ट 15 साल की उम्र में मैं अकेले रहने लग गया, मूव कर गया। हाँ, और उसके बाद खुद ही मैंने यू नो खाना थोड़ा सा बनाना सीख लिया, कपड़े धोने सीख लिए। तो एकदम मेरी डिफरेंस आ गया पर्सनालिटी में। और उस टाइम हॉट वेदर टूर्नामेंट चलता होता था पटियाला में, जो आई थिंक 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, बहुत गर्मी होती है। तो वो टूर्नामेंट वाईपीएस में चल रहा था जो मैं खेल रहा था। तो वाईपीएस के कोच ने मेरे को बैटिंग करते देखा, मेरे को नहीं पता था वो देख रहा है। और उसमें मैं आई थिंक मैन ऑफ द मैच था। तो उसने मेरे को मैच के बाद बुलाया, मिस्टर बवेजा उनका नाम था, मैं अभी तक भूला नहीं, केमिस्ट्री के टीचर होते थे वो, पर वो क्रिकेट कोच भी थे वाईपीएस में। और वाईपीएस यादविंद्रा पब्लिक स्कूल जो है बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल पंजाब का रहा है, अभी भी है एक्चुअली, स्पोर्ट्स में भी बहुत ऊपर है, पढ़ाई में भी बहुत ऊपर है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई तू यहाँ पढ़ना शुरू कर। तो अब मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मेरे 10वीं में नंबर तो अच्छे थे नहीं, तो वाईपीएस में कट ऑफ 82% होता था उस टाइम। अच्छा। तो पर मैं इंग्लिश वगैरह अच्छी बोल लेता था। वो कहते नहीं नहीं मैं तेरे को लेके जाता हूँ। आईपीएस क्या है? व्हाट इज यादविंद्रा वाईपीएस? यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला। और ये अच्छा वेरी अच्छा। बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है ये, मतलब जैसे डीपीएस आप बोलते हैं, पंजाब का हाँ। नंबर 1 स्कूल है। अच्छा तो एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है, या तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो यहाँ से इस स्कूल से बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिकेटर बने हैं। नवजोत सिद्धू वहाँ से है, ध्रुव पांडव, जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई यंग एज में, इंडिया खेले थे यंग एज में, उनकी डेथ, वो वहाँ के हैं। मनीष बाली हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वहाँ से, रितेंद्र सिंह सोढ़ी हैं, इंडिया खेले हैं। तो वहाँ पे एडमिशन मेरे को प्रिंसिपल के पास ले गए। और अब प्रिंसिपल से मैं इंग्लिश वगैरह तो बोल गया, पर उन्होंने जब मेरे से मेरे मार्क्स पूछे 10वीं के, तो वो मैं बोल भी नहीं सकता शो में, इतने मेरे कम थे। पर उन्होंने मेरे को कहा चलो हम तेरे को 3 महीने के लिए प्रोविजनल एडमिशन देते हैं, लेकिन तेरे को 60% नंबर लेके आने पड़ेंगे, नहीं तो तेरे को हम नहीं रख सकते। तो मैंने कहा ठीक है। पर उसका मेरे को इतना प्रभावित हुआ कि मैं पढ़ाई में भी 3 हफ्ते के बाद, 3 महीने के बाद, एक तो मेरे 70-80% नंबर आने लग गए, और मैं 1 साल के अंदर अंदर इंडिया अंडर 16 के कैंप में भी पहुंच गया, पंजाब अंडर 16 के कैप्टन बन गया, वाईपीएस को सारी ट्रॉफीज जिता दी। तो वहां अच्छा। से एक ही दम मेरा करियर, जिसको कहते हैं ना, वो 2 साल में जिंदगी बदल दी मेरे उस स्कूल ने। तो वो कभी तो मैं भूल यानी कि पाऊंगा। जो ये प्रोत्साहन आपको क्रिकेट में मिला उसके कारण आप बहुत आगे निकल गए क्रिकेट में अपने एज ग्रुप के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, आप क्रिकेट में रहो, बोर्डिंग स्कूल में रहो, आर्मी में रहो, ये आपको क्या सिखाते हैं? डिसिप्लिन सिखाते हैं। जिस इंसान के पास डिसिप्लिन नहीं है वो राइज नहीं कर सकता। जो लेजी है वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकता है, क्योंकि क्रिटिसाइज करना सबसे आसान है जिंदगी में। अगर आपको सुबह 4 बजे को उठने को बोला गया तो आपको उठना पड़ेगा। जस्ट शोइंग कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी। तो Exactly. जो कंसिस्टेंसी मेरे को स्पोर्ट्स ने सिखाई, जो फेलियर सिखाए, कितने मैच हम हारे और कितने कोचेस से हमने श्लोक सुने, तो वो चीजों ने जो हमको ओवरऑल जो हमको नरिश किया लाइफ के लिए, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब क्रिकेट में बॉडी। जब आप इतना आगे चले गए और जब आपने चैंपियनशिप जीती तो आपने सोचा नहीं क्रिकेट का ही करियर आगे बढ़ने के लिए? आपने फिर लॉयर कैसे सोचा? इसमें कैसे आ गए? सो क्रिकेट मैं 5 साल बहुत अच्छी खेला। मैं पंजाब की, जैसे बोला, 3 साल अंडर 16 में कैप्टनसी करी, अंडर 19 में वाइस कैप्टन था, नॉर्थ जोन का कैप्टन रहा हूँ। अच्छा। चैंपियनशिप बैक टू बैक 3 साल हमने जीती। तो इंडिया अंडर 19 के लिए भी मैं बहुत क्लोज सिलेक्शन में था। इंग्लैंड टूर भी किया मैंने एक स्टार क्रिकेट क्लब से, जिसमें मेरे बैचमेट्स एक्चुअली अजीत आगरकर, मुरली कार्तिक, निखिल हल्दीपुर, अमित पागनीज, जो अजीत आगरकर जो आजकल एक्चुअली बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम के चेयरमैन हैं, वो मेरे हाँ। बैचमेट हैं। युवराज सिंह मेरे जूनियर रहे हुए हैं।
हरभजन सिंह मेरे जूनियर रहे हैं, पर मेरे को समहाउ अंदर से ये लगता था कि हमें तो इंडिया अंडर 19 तक तो ठीक है, पर सीनियर इंडिया खेलने के लिए तेरे को, तेरे में वो टैलेंट नहीं है। समहाउ मेरे में एक सिक्स सेंस थी। तो मैं एक दिन अपने पिताजी से बोला, डैडी हु इज अ सक्सेसफुल मैन। मैं होऊंगा उस टाइम 17-18 साल का होऊंगा। डैडी कहते, अच्छा। बेटे इफ यू कैन वर्क फॉर योर सेल्फ यूर अ सक्सेसफुल मैन। कभी किसी के लिए काम ना करना। उस टाइम शायद मेरे को वो बात स्ट्राइक हुई नहीं, पर ओवर टाइम जब मैं सोचता रहा तो वो मेरे मन में बात बस गई कि ऐसा कुछ करूं कि जिसके लिए मैं अपना काम कर सकूं। तो मेरे पिताजी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में, तो वो कहते हैं यार तू लॉयर बन जा, लॉयर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, हमारा अपना चल झगड़े चलते रहते हैं, हेल्प हो जाएगी। अब मैं देखो, डॉक्टर वाला मटेरियल तो मैं, मेरे को पता था मैं नहीं हूँ, लोगों का नुकसान हो जाता है बहुत अगर मैं डॉक्टर बन जाता। तो मैंने उस टाइम तक मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर चुका था। और बहुत लोगों को यही पता नहीं कि जब मैं लॉ स्कूल में गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो एक्चुअली 500 लोगों में से मैं नंबर 3 था। आई वाज अ टॉपर देयर। मैं किसी को ये बात बताता ही नहीं, क्योंकि इट्स ओके, आई मीन इट्स ऑल राइट, बिकॉज मेरा फोकस सारा उस टाइम पढ़ाई पे आ चुका था। और उसके बावजूद भी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का कैप्टन था और नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी खेलता गया, हालांकि उस टाइम मेरा क्रिकेट मैं ऑलमोस्ट बैक बर्नर पे थी। तो ऐसे हाँ, मैं लॉयर बना। और उसके बाद ऑब्वियसली आपने इंडिया में भी प्रैक्टिस किया लॉ करके? नहीं किया, मैंने एक भी दिन इंडिया में प्रैक्टिस नहीं किया। मेरी लाइफ बड़ी, भगवान का शुक्र है और मेरे माँ बाप का, जो भी हुआ क्या कि जब मैं वाईपीएस में था तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना, उसका नाम था नाम है गुरप्रीत सिंह बाजवा। वो अभी भी न्यू जर्सी में रहते हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे वाईपीएस में, बोर्डिंग स्कूल में। अच्छा। उस टाइम Y2K का टाइम था, तो ही वॉज वर्किंग इन कोलंबस ओहायो। तो उसने उन्होंने मेरे को बोला, अमित यार तू अब लॉयर बन गया है, तू घूमने आ जा, तू इंग्लैंड घुमा, वीज़ा तेरा लग जाएगा, तू आ जा यहाँ पे हमारे पास, थोड़ी 2-3 महीने निकाल दे बिफोर यू आर कॉल्ड टू द बार। तो मैं घूमने आ गया, वीज़ा मेरा लग गया और मैं 99 में अमेरिका उसके पास आ गया। उसने मेरे को 3 महीने में इतना कन्विंस कर दिया कि भाई लॉ स्कूल कर। और इंडिया में अब तेरे फादर लॉयर नहीं है, ग्रैंडफादर लॉयर नहीं है। तो उसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। अभी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, तो मैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में हाँ। एडमिशन लेने चला गया। तो उन्होंने अच्छा। एडमिशन मेरे को दे दिए, कोई आई थिंक साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज थे, ऐसा 1 साल का प्रोग्राम था। फिर मैं टोरंटो जाके अपना स्टूडेंट वीज़ा चेंज करवा लिया और ऐसे यहाँ पे लॉ शुरू करी। अच्छा, तो आपने ओहायो से कौन सी डिग्री करी लॉ लॉ की? डिग्री नहीं थी, इट वाज अ डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स इन आई थिंक साइबर सिक्योरिटी लॉ, समथिंग लाइक दिस। पर जब मैं वो अच्छा। कर रहा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि मेरे को पता था कि दिस इज नॉट गोइंग टू गेट मी एनीवेयर। आई मीन यस आई गॉट इन एंड व्हाट नॉट, बट मेरे को था नहीं उस टाइम। आपको भी याद होगा कि मैंने 99 में, मैं उस टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करता था लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद। तो मैंने आपको फ़ोन किया था, क्योंकि इस मोड पे आपका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। कि मैंने, क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि आप जया जी से बात करें, वो लॉयर हैं, आप कनेटिकट में थे उस टाइम, इफ आई रिमेंबर, आप बहुत बड़ी लॉ फर्म में काम करते थे। तो जी। मैंने, आपको अभी तक याद है, पे फोन से, हम सेल फोन तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 99 की बात है ये, बिल्कुल। अगस्त सितंबर अक्टूबर 99 की बात है। तो मैंने आपको पे फोन से फोन किया था और आपको, आई वाज कंफ्यूज कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एंड यू वर हाँ, वेरी हाँ। इंस्पिरेशनल टू मी। और जो आपने मेरे को उस 8-9 मिनट की हमारी बात हुई थी, मेरे को अभी भी याद है। मैं कह रहा था देखो मेरे फ्रेंड्स के पास कार है, फोन है, वो कहते हैं अमित, आपने मेरे को बोला था अमित, दिस इज एवरीबडी हैज दिस इन अमेरिका एंड यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग हार्ड। तो मैं बड़ा एप्रीहेंसिव था कि एलएलएम करके, अब फॉरेन कंट्री से आया हुआ हूँ, हाथ में ग्रीन कार्ड नहीं है, पता नहीं कोई हायर करेगा नहीं करेगा। तो वो फोन 10 मिनट ने मेरी बहुत, आपने मेरे को पॉजिटिव डायरेक्शन में खींचा। और उसके बाद मैंने GWU लॉ स्कूल में एलएलएम करी। फिर मैं अपने फादर को बोला, डैड मेरे को इतने पैसे चाहिए, अब लॉ में स्कॉलरशिप तो होती नहीं। तो मेरे फादर ने, ही वॉज रिटायर्ड अ ईयर अगो, तो जितनी उनकी रिटायरमेंट की इनकम बेचारों ने बचाई हुई थी, सारे मेरे लॉ स्कूल में लगा दी उन्होंने, एलएलएम में। तो ओह, उस टाइम मतलब मेरे को हुआ कि यार अमित, अब तू वापस नहीं जा सकता यार, तेरे मतलब मर जाइयो लेकिन तू फेल नहीं हो सकता अब लाइफ में। तो तो मेरे को फिर इतना, आप एलएलएम अप्लाई करके आप फिर जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां हाँ आपने जी एलएलएम। हाँ, वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिली। एक्चुअली मेरे को ड्यूक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गई थी, वो भी आपने ही मेरे को रेकमेंड किया था कि ड्यूक यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल बहुत अच्छा है। आई थिंक आपने वर्जीनिया से लॉ करी है। जी, ये जी। बातें सब मेरे को याद है, हालांकि इस बात को 26 साल हो गए।
देखो, जिंदगी में उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपको ठीक ठीक डायरेक्शन में डालते हैं। वो 8 या 9 मिनट की बात थी और ये 25 साल हो गए इस बात को। मेरी जिंदगी का करियर कई लोगों ने, एक लोगों ने नहीं, मेरे माता पिता ने, गुरप्रीत बाजवा ने, आपने, मेरी वाइफ ने, जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं उनको कभी ना भूलो, क्योंकि उस टाइम आप कुछ भी नहीं थे। आज तो आप जो मर्जी बात कर लो, कभी ना भूलो उन लोगों को जिन्होंने आपको सही डायरेक्शन में डाला था। तो लेकिन ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है जो सब में नहीं होती, कि चीजों को याद रखो और जिन्होंने आपको सही मार्गदर्शन दिया है उनको याद रखना, ये भी बहुत आपका बड़प्पन है। मेहनत तो सारी आपकी थी, सारे जीवन में जितने भी जो प्रोत्साहन मिले, लेकिन उसमें आगे बढ़ के आपने बिल्कुल सही दिशा में अपने कदम उठाए, मेहनत किया, और मेहनत के बलबूते पे आप जॉर्ज वॉशिंगटन पहुंचे। वो है, पर देखो, सक्सेस बांटने से दुगनी हो जाती है और दुख बांटने से आधा हो जाता है। पर मैं वाली दुनिया तो है ही है, सारी मैं में लगे हुए हैं। पर हम करके चलो तो थोड़ा जिंदगी में अच्छा चलता है। और यही क्रिकेट ने सिखाया, क्योंकि कप्तानी का क्या मतलब होता था, टीम को इकट्ठे करना। जो थोड़ा वीक बिल्कुल। प्लेयर है उसको प्रोत्साहन, उसको एनकरेज करके बराबर खिलाना, उसको उसको संभालना रादर देन उसको गिराना। पर ये सारी स्पोर्ट्स की बातें हैं कि हमेशा इकट्ठे चलो, मुट्ठी और अंगूठे में फर्क होता है। सो यही बातें बस लाइफ लेसन्स हैं जो मेरे को क्रिकेट ने सिखाए, जो मैंने लाइफ में लगा दिए। तो आपने एलएलएम किया, किस साल में किया आपने एलएलएम? मैंने एलएलएम खत्म किया 2001 में। 2001 अच्छा। में एलएलएम किया और अच्छे नंबरों से किया। और हाँ उसके हाँ। बाद मेरा था इंटरनेशनल लॉ में, शायद मैंने किया था, और इमिग्रेशन का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मैंने लिया था। तो हाँ उसके हाँ। बाद जया जी, मेरे को जो रियलिटी शॉक ये लगा कि मेरे को लगा मैंने एलएलएम कर ली, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी $1,00,000 की, अब तो हाँ कमाल होगी, हम हीरो बन जाएंगे। मैं जया जी सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 500 रेज्यूमे भेजे होंगे रात को लाइब्रेरी में बैठ के, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, बड़ा मुश्किल होता था रात को ठंड में जाना, 9 से 12, पहले सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करनी, वहां पे भी लाइब्रेरी में काम किया, अपने खर्चे में निकाल लेता था जो महीने के होते थे। उसके बाद 9 से 12 मैं रात को बैठ के रेज्यूमे पे रेज्यूमे अप्लाई करता था। आप मानोगे नहीं, मेरे को 500 रेज्यूमे से एक रिस्पॉन्स किसी का ये नहीं आया कि तेरा रेज्यूमे ही नहीं अच्छा। किसी ने रिस्पॉन्स, उस टाइम मेरे को लगा कि ये तो काम खराब हो गया यार, कि मैंने माता पिता के पैसे भी लगवा दिए और मेरे को जॉब भी नहीं मिल रही, और H1B भी चाहिए, बहुत इशू हो गया। फिर फाइनली मेरे को सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ी लो लेवल पे जॉब मिली। वो वकील लेकिन बड़े अब अच्छे। तक आपने बार एग्जाम पास कर लिया था, क्योंकि बार नहीं, एग्जाम देना नहीं, होता है ना नहीं लॉयर्स किया था, को। क्योंकि नहीं किया था क्योंकि मेरे पास बार एग्जाम देने के पैसे नहीं थे। तो मैं पहले थोड़ा 1 साल काम करना चाहता था कि भी उसके पैसे बचा लूं, और बार एग्जाम बाद में दूंगा। तो उस टाइम मेरे को एक जॉब मिल गई थी कैलिफोर्निया में। वो बहुत बिजी लॉ फर्म थी। तो वहां पे मैंने क्या किया कि मेरे को वो जो लॉयर थे वो एक ही तरह का काम देते थे। तो पर मेरे को लगा कि ये एक तरह का काम तो मेरे को आ गया, लेकिन मेरे को और भी सीखना है। तो मैं अपने कुलीग से कभी एम्प्लॉयमेंट बेस के काम खींच लेता था वीकेंड पे, कभी फैमिली बेस खींच लेता था। तो 3 साल के अंदर अंदर मैंने बेसिकली लॉ फर्म सीख ली कि लॉ फर्म कैसे चलती है, क्या केसेस होते हैं, क्लाइंट से कैसे डील करना होता है, उसको किस हिसाब से बात करनी होती है। तो उसी के बीच ये में। ये इमिग्रेशन लॉ फर्म थी जिसमें आप काम कर रहे थे? हाँ जी, प्योरली इमिग्रेशन लॉ फर्म थी। और मेरे को ये पता था कि एज इमिग्रेंट हमारा एज है इमिग्रेशन में, जो हम लोगों ने धक्के खाए हैं कि कैसे कॉन्सुलेट्स होते हैं, क्या वीज़ा चांसेस होते हैं, ये जो यहाँ पे रहे हैं उनको उनका अंदाज़ा नहीं होता। तो मेरे को पता था कि इस चीज़ में इसका एज है। ऊपर से मैं आई एम फ्लुएंट इन हिंदी, फ्लुएंट इन पंजाबी। और मैं क्योंकि क्रिकेट खेला हूँ, मेरे हर हर स्टेट में हिंदुस्तान में मेरे दोस्त हैं, तो मेरे को पता है कल्चर कैसा है इंडिया का, कौन कहाँ से आया है, गरीबी क्या होती है। सो ये चीज़ें मेरी मदद करी इन सारी चीज़ों ने। ऊपर से मैं क्रिकेट खेला हुआ था, ये फिर हेल्प करी। उस टाइम मैंने बार एग्ज़ाम दिया, तो पैसे जोड़ के तो पहली बारी में बार एग्ज़ाम फेल हो गए। तो अब उस टाइम स्ट्रगल ये भी चल रही थी कि मेरी शादी हो चुकी थी, और मेरी वाइफ पीएचडी कर रही थी उस टाइम ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, जो नंबर 2 इंजीनियरिंग स्कूल है अमेरिका का। और उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, और उनको पढ़ने के मेरे से ज़्यादा पैसे मिलते थे, हालांकि मैं 50-60 घंटे काम करता था। और कई बार ऐसा भी होता था, मैं उनको बोलता था जी मेरे को थोड़े आप पैसे भेजिए मेरे पास पैसे कम है, सैन फ्रांसिस्को में रहना बड़ा मुश्किल होता था। तो बिल्कुल। और वो बहुत अच्छे घर से हैं। तो मेरे को था कि हमें तब, तू यार लड़की को फेल नहीं कर सकता यार,
अब तेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो मैं लिटरली जब पहली बार एग्जाम फेल हो गया तो दूसरी बारी मैंने क्रेडिट कार्ड पे उधार उधर लेके दोबारा एग्जाम दिया। मैंने एक्चुअली टेनेसी बार दिया कैलिफोर्निया था। बार दिया? आपने कैलिफोर्निया बार दिया? पहली बारी मैंने कैलिफोर्निया दिया, फिर दूसरी बारी मैंने टेनेसी बार दिया, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को इमिग्रेशन करनी है और मैं टेनेसी में भी मेरे लिंक्स थे। अच्छा। तो टेनेसी बार दिया, और मतलब मैंने लिटरली अपनी वाइफ की फोटो कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप होता था उस टाइम बड़ा सा, उनकी फोटो वहां लगा ली कि अमित भाई अब तू फेल नहीं हो सकता। तो सेकंड टाइम दिया तो बार क्लियर हो गया। उसके बाद क्योंकि मेरे को इमिग्रेशन प्रैक्टिस करनी थी, फिर मेरे बॉस ने मेरे को प्रमोशन भी दी सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन उसके बाद मेरे को यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो मैं सेनोजे, उस टाइम मैं ऑफिस संभालता था एक्चुअली, उस लॉ फर्म का एक पूरी ब्रांच संभालता था उस टाइम। तो मैं सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा, जो टैंपा के बिल्कुल साथ में है, वहाँ पे मूव हो गया। और मेरी वाइफ, इवन दो वी वर मैरिड, शी कंटिन्यू टू लिव इन कोलंबस ओहायो, बिकॉज मैं अपना पहले करियर सिक्योर करना चाहता था। तो शादी के बाद भी हम आई थिंक 2.5 साल अलग ही रहे हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ही रहे हैं। पर अच्छा, थोड़ा बेटर हो रहा था, धीरे धीरे चल रही थी कहानी। तो आप जो है एलएलएम किए, एलएलएम के बाद आपने कुछ साल काम किया, काम करने के दौरान ही आपने अपने बार एग्जाम दिए। अब आप ये बता रहे हो कि आपने पहला बार एग्जाम कैलिफोर्निया में दिया, दूसरा बार एग्जाम टेनेसी में दिया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई एलएलएम करने आता है तो अमेरिका के क्या आप सभी स्टेट्स के बार दे सकते हो, या कुछ किसी में दे सकते हो, कुछ में नहीं दे सकते? क्या नहीं, सिस्टम है बाहर रिस्ट्रिक्टेड से? है। हर स्टेट का अलग लॉ है। बहुत कम स्टेट्स हैं जिसमें आप एलएलएम के करने के बाद बार दे सकते हैं। तो मेरी सलाह वैसे, अब एक मैं सलाह यंगस्टर्स को ये देना चाहूंगा कि बजाय कि आप एलएलएम करें, यू आर बेटर ऑफ डूइंग अ जेडी है। एक तो हम्म। आपको, स्पेशली अगर आपने इंडिया से या फॉरेन कंट्री से लॉ करी हुई है, तो आपको 1 साल का यहाँ पे जनरली क्रेडिट मिल जाता है लॉ स्कूल का। और जेडी 3 साल की जगह आप 2 साल में खत्म कर सकते हैं। और उसके दो फायदे होते हैं, एक तो आप कहीं पे भी बार दे सकते हैं, दूसरा लॉ फर्म्स आपको बेटर फेस वैल्यू देंगी क्योंकि आपके पास जेडी है। एलएलएम करना बड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ की लॉ फर्म हमको समझ नहीं पाती इनिशियली कि भी ये कितना हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा नहीं होगा। हमारे राइटिंग स्किल्स, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, अब यहाँ के फर्क हैं, यहाँ के सुपीरियर स्किल्स हैं जिन लोगों ने यहाँ से लॉ करी है। हम्म। उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लॉजिस्टिकली बड़े बड़े स्ट्रांग लोग हैं इंडियंस, हम बहुत जल्दी काम कर लेते हैं और कॉम्पिटेंट काम करते हैं। पर जो जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, उसमें हमको बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है समझने के लिए। तो बिल्कुल। मेरी सलाह यह है कि एलएलएम की जगह अगर आप जेडी कर सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करिए। अच्छा, अच्छा। तो फिर यहां से आप फ्लोरिडा गए, तो वहां से आप तो गए एक नौकरी में, पर आपने वहां से अपने लॉ फर्म की शुरुआत कैसे की? वो भी बहुत बहुत जया जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ में चीजें हुई हैं। तो मैं जिस लॉ फर्म में ज्वाइन किया वो तो उन्होंने मेरे को अच्छी तनख्वाह दी। तो जब मैं वहाँ गया, अच्छा बड़ा ऑफिस, ये वो, मैं रो पड़ा कि ये तो कमाल हो गया, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। पर मैं ओवर टाइम रियलाइज किया कि मेरा मैथ ये कहता है कि अगर आप किसी लॉयर को जो भी तनख्वाह दे रहे हो, तो उसको 3 टाइम्स बिजनेस लेके आना चाहिए, तब वो जाके आपके लिए प्रोडक्टिव होता है लॉयर लॉयर के लिए। तो मेरे को पता चल गया कि ये काम इनके पास इतना है नहीं, और इवेंचुअली मेरे को निकाल देंगे अगर मैंने काम नहीं किया। तो मैं, ये 2004 की बात है, तो मैंने क्या किया कि फ्लोरिडा में जितने भी दिवाली का फंक्शन हो, होली का फंक्शन हो, डांडिया हो, इंडिया शो हो, जितने, मायामी, फोर्ट लॉडरडेल, टैम्पा, ऑरलैंडो, जैक्सनविल, जितने ऐसे इवेंट होते थे साल में, 12-13 तो हो ही जाते हैं, मैंने वहां जाके बूथ लगाना शुरू कर दिया अपना। मैं वहां पे जाता था, अपना फ्री इमिग्रेशन कंसल्टेशन का बूथ लगाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते मेरे पास 3 साल में इतना काम हो गया कि मैं बाकी के पार्टनर्स का जॉइंट काम करके भी उससे डबल कमा रहा था। अच्छा। हाँ, तो ऐसे हो गया। अब उसके बाद उस टाइम तक मेरे कागज वगैरह भी आ चुके थे, मैं मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, अब बिकेम अ ग्रीन कार्ड होल्डर। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि देख यार, स्टोरी ये है कि अब लुक, माई स्पीड इज़ वेरी डिफरेंट देन योर गाइस, एंड आई नीड टू ब्रांच आउट। तो उस टाइम उसने मेरे को बोला कि यार अमित, ये अब पता था उसको कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं है। तो कहता, आई विल बिकम योर पार्टनर। तो मैंने अच्छा, उसको बोला, देख वो ठीक है, पर पहला नाम मेरा होगा। तो अच्छा। हालांकि वो मेरा पहले बॉस था और मेरे तो से, जो अभी आपकी लॉ फर्म है वो उन्हीं के साथ पार्टनरशिप है? यस, जॉन मियात के जो था, ही वाज माय बॉस, एन अमेजिंग पर्सन, एंड आई कंसिडर हिम लाइक माय ब्रदर। तो मैंने ये थोड़ा सा उनको बोला कि ये मेरी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। और
एंड ही इज 10 years ओल्डर टू मी, और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ही सेड फाइन, बिकॉज ही न्यू हाउ आई वर्क एंड क्या मैं कर सकता हूँ। तो फिर जो थर्ड पार्टनर था, हमने उनको बाय आउट किया और लॉ फर्म को रिस्ट्रक्चर कर दिया। और नई लॉ फर्म मैंने 2010 में मिस्टर जॉन मियात्के के साथ, अटर्नी जॉन मियात्के के साथ खोली। और हमने क्या किया कि अब क्योंकि रियल एस्टेट में मैंने अपने फादर से सीखा था, वो रियल एस्टेट कैसे करते हैं इंडिया में, क्या करते थे, कैसे जो उन्होंने इराक ईरान में जितने भी पैसे बचाए, उन्होंने जाके इंडिया में, हालांकि मेरी 3 बहनें हैं, उन्होंने कोई एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा नहीं किया, जाके थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज बना ली, और धीरे धीरे उन्हीं प्रॉपर्टीज करके वो सारों को परवरिश दे पाए और स्कूल की फीस दे पाए। तो मैंने क्या किया कि इमिग्रेशन यहाँ पे, जहाँ पे ऑफिस मूव कर रही थी उस टाइम एक नई लोकेशन पे, तो बिफोर दे मूव्ड मेरे को पता था वो कहाँ मूव कर रही है, उनके ऑपोजिट हमने अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली, बिल्कुल अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम इमिग्रेशन। तो उसके 2 फायदे हुए। मैंने जॉन को बोला, मैं कहा जॉन देख, वी आर इन इमिग्रेशन एवरी डे, आना जाने में 40 मिनट लगते हैं, तेरे भी मेरे भी, तो 40 मिनट टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स 52 वीक्स कर दे, वो टाइम बच गया। और ऊपर से हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो हमने 5,000 स्क्वायर फीट की अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपनी अपनी लॉ फर्म बनाई। और बड़े लो लेवल पे हमने काम शुरू किया, करते 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 जैसे बस भगवान और माँ बाप का जो पॉजिटिविटी होती है, करते करते हम यहाँ पहुँच गए 2010 से 2025 में। आप, वी आर वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स हेयर, और पीपल कॉल मी एक्चुअली पिटबुल, या मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा। सो अच्छा, हाँ, सो कितनी मैं, आपकी लॉ फर्म कितनी बड़ी है, इसमें कितने लॉयर्स हैं? इस वक्त हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, मैं और अटर्नी जॉन म्योट के, और एक और लेडी हैं अटर्नी श्रीन जेम्स, हमारे साथ 15 साल से हैं, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी लॉ फर्म, शी इज आवर स्पाइन ऑफ आवर लॉ फर्म। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग लॉयर हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनकी एथिकल, अमेजिंग, अनमैच्ड है, अनमैच्ड। मैं उनका जितना शुक्रिया करूं वो कम है। हम 3 लॉयर्स हैं, एक और लॉयर होते थे हमारे साथ, वो अब, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, पर वो अब इमिग्रेशन जज बन गए हैं हमारे साथ, उन्होंने 10 साल काम किया, तो ही इज़ अ जज इन मायामी इमिग्रेशन कोर्ट। तो उसके अलावा हमारे पास अबाउट 15-16 पैरालीगल्स हैं, और 8-9 का हमारे पास और स्टाफ सपोर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर हैं, अकाउंटेंट्स, बुक कीपर्स, 24/7 रिसेप्शनिस्ट, ये सब हैं। तो अबाउट 20 के आसपास हम हैं टोटल, अगर सारों को आप कर दे तो। अच्छा, और आपके लॉ फर्म में भारतीय भी है कि सब लोकल लोग ज्यादा है? भारतीय नहीं है, देर इज वन लेडी हु इज फ्रॉम एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, बट शी इज बिन रेज्ड हेयर। पर अच्छा। जनरली हमारी लॉ फर्म में सारे इमिग्रेंट्स ही हैं, और 90% एक्चुअली लेडीज ही हैं, बिकॉज आई फाइंड देम, इट्स नॉट अ सेक्सिस्ट कमेंट, बट आई फाइंड देम दे वर्क बेटर। अच्छा, तो आप ये बताइए, यहाँ तक की जो जर्नी आपने की, मतलब अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये इस पूरे जर्नी में आपका कितना परसेंट लक ने आपका साथ दिया और कितनी आपकी मेहनत थी? आप इसको कैसे ओवरऑल अपने पूरे पिक्चर में डालेंगे? मैं कहूँगा लक, लक तब आता है जब आप, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। पहले तो आप में दम होना चाहिए, अगर दम ही नहीं होगा तो लक भी क्या कर लेगा। लेकिन लक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप, अगर मैं इंडिया ना, अगर मैं क्रिकेट ना खेला होता, इंग्लैंड ना गया होता, तो मेरा वीज़ा नहीं लगता। सो दैट वाज लक, एंड दैट वाज प्री 9/11। मेरा इराक में बर्थ हुआ है, तो मेरे को तो चांस ही नहीं था वीज़ा लगने का अदरवाइज। तो ये लक है। मेरे माता पिता ने मेरे को सपोर्ट किया, ये लक है। मेरे माता पिता अफोर्ड कर सकते थे कि तू जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर, वो मेरा लक है। लक के साथ साथ जो मैंने मेहनत करी, और और लगा रहा, मेरी माँ आके यहाँ पे रोती थी इंडिया से कि भी तू बेटा वापस आ जा, मेरे को कार्स का बहुत शौक है, तो वो हमेशा मेरे को बोलती थी तू इंडिया आ जा, मैं तो को, हम बड़ी गाड़ी ले देंगे, ये है वो है। पर मैंने उस टाइम तक कसम खा ली थी कि मैंने अपने फादर के पैसे लगा लिए, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो 5-6 साल वापस ही नहीं गया इंडिया, शादी भी मैंने यहीं पे करी, हालांकि मेरी वाइफ भी पंचकुला से है, और अच्छा। मैं, वो अकेली बेटी है, मैं अकेला बेटा हूँ, लेकिन मैंने चांस ही नहीं लिया उसके बाद, और मैं बस लगा रहा, बस मेरा एक ही गोल था कि मैं फेल नहीं हो सकता। तो अच्छा। मैं कहूंगा कि 25-30% तो प्योर लक है जो मेरे साथ हुआ, बहुत कुछ नहीं भी हो सकता था। और 70% प्योर मेहनत और डिटर्मिनेशन है, कि सुबह उठना, और जिंदगी में बस पीछे ना जाओ तो हम, तुम आगे ही जाओगे। ये ना सोचो कि अच्छा। तुमने आगे जाना है, बस तुम सोचो मैंने पीछे नहीं जाना, खड़े रहो वहां पे।
तो जिंदगी में जैसे वो बस बॉम्बे की आप ट्रेन पकड़ते हैं ना, बस खड़े रहो, आपको क्राउड अंदर डाल देगा, डरना नहीं। तो अपने अपने लॉ फर्म की कुछ माइलस्टोन बताइए दर्शकों को। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप बहुत प्राउड हैं? देखो, दो चीजों के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। एक तो मैं बहुत गिफ्टेड हूँ, अगर आप मेरे साथ 5 मिनट बैठोगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम पकड़ के बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम है। हालांकि कंसल्टेशन घंटे की होती है, वैसे मैं टाइम देखता नहीं कंसल्टेशन देखते देते हुए। तो कई लोग मेरे को ये कहते हैं जी आपको घंटे की बात करी थी, आपने 10 मिनट में बता दिया, तो ये कैसे, ये है वो है। तो फिर मैं कहता हूँ भाई रिश्तेदारी की बात कर लेते हैं और 50 मिनट, तो थिंक अबाउट द ऑल द स्टफ। पहली बात तो गॉड का गिफ्ट है, मैं बहुत जल्दी प्रॉब्लम पकड़ लेता हूँ। दूसरी बात, मैं कभी हार नहीं मानता। और कितने केस मैंने लाइफ में ऐसे करे हैं कि भी क्लाइंट्स की डिपोटेशन, मंडे मंडे की फ्लाइट बुकड है डिपोटेशन की, और 5 साल के बाद उनके पास ग्रीन कार्ड है, और 5 साल के बाद एक नहीं होंगे, कम से कम 100 या 150 ऐसे केस होंगे जिसमें उनकी डिपोटेशन लग चुकी है, फाइनल ऑर्डर लग चुका है, हथकड़ी लग चुकी है, और मंडे को उनकी फ्लाइट में टिकट बुक हो चुकी है इंडिया की या जहाँ पे भी वो जा रहे हैं। और उसके बावजूद हमने स्टे ऑर्डर लेके उनका केस खुला के, क्योंकि पिछले वकील ने वो चीज़ वो नहीं देखी हुई थी जो हमने देख ली। और अच्छा। और ऑल ओवर अमेरिका में ये काम किया। मेरे बहुत सारे 50% क्लाइंट है जिनको मैं कभी मिला नहीं हूँ, जूम पे मिला हूँ या फोन पे मिला हूँ, जो टैंपा फ्लोरिडा में ही नहीं है एक्चुअली। पर नाम इतना है कि वो कहते हैं सर आपसे ही काम कराना है। और दूसरी बात, मैं तीसरी बात, क्लाइंट को कभी झूठ नहीं बोलता। अगर 2% चांस है तो 2% चांस ही है। और फीस हमारी ऑफ कोर्स इज ऑन द हायर साइड, क्योंकि हमारा क्वालिटी बहुत बेटर है। पर ऐसे बहुत जिंदगी में मैंने केस करे हैं जो बाकी लोगों से फेल हो चुके हैं, और अब वो लोग अब मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं, उनके बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं। हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे, या इमिग्रेंट्स इन जनरल, उनके बच्चे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उसका जो रिपल इफेक्ट है उसमें मेरा भी 1% रोल है कि वो बच्चा देखो ट्रीट अमेरिकन सेंटर पे ही कर रहा है, डॉक्टर बन चुका है या इंजीनियर बन चुका है या बिजनेसमैन बन चुका है। अगर मैं उनके फादर या मदर को नहीं बचाता, जब भी बचाता, तो वो मौका नहीं मिलता उनको। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अब यही मेरे को किक देता है लाइफ में कि उस इंसान को मैंने बचाया, इस इंसान को मैंने बचाया। और ये बहुत एक नहीं है, कम से कम 150-200 ऐसे सिंपल प्योर केस होंगे जो देवर डन। एक कोई अपनी आहा मोमेंट बताइए दर्शकों को, जब आप वकील बने और अभी तक कोई ऐसा कोई एक मोमेंट जिसने आपको बहुत अंदर से खुशी दी हो, या बहुत जबरदस्त आपका एड्रेनलिन फ्लो हुआ उस केस को करके। सो दो बताता हूँ मैं आपको, एक नहीं दो बताता हूँ। एक केस था अभी पिछले 3 महीने पहले का ही केस है ये। तो एक बेसिकली बॉयफ्रेंड इंडियन स्टूडेंट वीजा पे था, डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, वो एलए से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मायामी आया हुआ था। अब जब वो मायामी में आया तो उनकी गर्लफ्रेंड के पास एक 3 हफ्ते का शित्जू कुत्ता था, डॉग था। उनको भूख लगी, उन्होंने कहा चलो जी हम चीज केक फैक्ट्री खाना खाते हैं। वो बेचारे टू गो के लिए गए, लेकिन कहते चलो खा लेते हैं, आधा घंटा लगेगा। जब आधे घंटे के बाद आए तो कुत्ता वो छोड़ के कार में। अब वो अच्छा। कुत्ता जंप कर रहा था, तो एक लेडी साथ में पार्किंग लॉट में, उसने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस वाले ने एनिमल क्रूरल्टी को कॉल कर दिया। अब लड़का आया, उस पुलिस ने बोला कुत्ता किसका, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, ही टुक द ब्लेम, उसको अरेस्ट कर लिया इन्होंने। अब अरेस्ट किया तो अननोन टू हिम उसके बेचारे का स्टूडेंट वीजा 2 दिन पहले ही एक्सपायर हुआ था, क्योंकि ही फॉरगॉट टू मेक अ पेमेंट, पहली बारी 8 साल में। उसको डाल दिया मायामी की जेल में। और ओहो। मायामी के जो जजेस हैं, भगवान बचाए। सो वहां पहुंच गए, उन्होंने एक लॉयर को हायर किया, उनकी सलाह ठीक नहीं थी, मेरे से टाइम लिया, मैं बिजी था 2 दिन के लिए, एनीवे ही हायर्ड मी। तो जब मैं कोर्ट में गया, अब जब जज के आगे मैंने आर्ग्यूमेंट्स करे, तो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हो, मैंने कहा मिल जाएगी बात। तो सरकारी वकील वेबएक्स पे बैठा था, उसने बोला योर ऑनर इज दिस द गाइज यू वांट इन आवर सोसाइटी, दिस दैट, आई डोंट इवन नो हु दिस इज। तो जया जी उसके बाद थोड़ी मेरे से बदतमीजी भी करी उसने, सरकारी वकील ने। और उसके बाद मेरा जो क्रिकेट एंगल और पंजाब का एंगल सारा एंटीने मेरे, मैंने जो कोर्ट में 40-45 मिनट उसकी बेइज्जती करी होगी, मैंने किसी की नहीं करी। इतनी बेइज्जती अच्छा। करी कि मैं बता नहीं सकता कि भी तुम फाइल पढ़ के नहीं आए, नाम गलत बोल रहे हो। अगर तुमको इतनी चिंता है कि ये इंसान कौन है, तो तुम अपने ऑफिस में क्यों बैठे हो, यूर राइट नेक्स्ट डोर, आ जा यहाँ पे। तूने मेरे को ये नहीं पूछा कि पासपोर्ट मेरे पास है कि नहीं है, और अपना चेक तुम सबसे पहले कैश कराते हो, पढ़ाई करने में तुम फेलियर्स हो, क्योंकि तुमको लगता है जज तुम्हारी फेवर करेगा। तो जज का 99% डिनायल रेट होता है, लेकिन वो मतलब इतना एम्बैरेसिंग हो गया कोर्ट के लिए
कि जज कहता मिस्टर डेरा, ओके आई गॉट इट। सो उस टाइम मतलब ही हैड टू स्टॉप मी बिकॉज आई सेड नो योर ऑनर, आई एम नॉट डन, देयर इज लॉट मोर हियर। सो 40 मिनट आर्ग्यूमेंट करने के बाद बैक टू बैक उसने जज ने ग्रांट किया। तो होता क्या है, जब आप जेल में होते हो ना, जेल में था ये सारा, जेल अच्छा। से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको बेलिफ पूछता है कि भी क्या हुआ केस का, क्योंकि उसको अपना रजिस्टर अपडेट करना होता है। तो उसने बिना मेरे से पूछे उस पर डिनायल लिख दिया, क्योंकि वो पहला केस था जो 3 महीने में जज ने किसी को छोड़ा था। अच्छा। तो जब वो मेरा फिर हफ्ता लगता है प्रोसेस करने में, बॉन्ड देना होता है, ऑल दैट पेपर, तो जब वो मेरा क्लाइंट निकला तो सारे जेलमेट्स ने तालियां मारी। और उस जेल में मैं बड़ा पॉपुलर हूँ क्योंकि कोई छुड़ा ही नहीं पाता वहां से। तो अच्छा। ऐसे बहुत वाक्य हुए हैं मेरे साथ जो बचा, मतलब मेरे को पता है कि वो मेरे दम से, मेरे आर्ग्यूमेंट से बाहर निकला। और जज ने मेरे को बेंच पे बुलाया उसके बाद कि मिस्टर डेरा, नो वन एल्स कुड हैव सेव्ड हिम टुडे, उसके आगे, क्लाइंट के आगे। सो तो ये आपका जो पूरा करियर है ये इतना रोमांचक है बिकॉज आप इतने लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। आप कैस क्या एडवाइस करेंगे अगर आज कोई 20-22 साल का नौजवान अगर हिंदुस्तान से आना चाहे, आपके जैसा करियर बनाना चाहे, तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली बात, इमिग्रेशन अपने आप में, इमिग्रेशन लॉ कैसी फील्ड है? क्या कोई आके कर सकता है? ये कितना करना आसान है एक भारतीय के लिए भारत से आके? दूसरी बात, इमिग्रेशन करियर ना करो पर कोई भी और बिजनेस भी करो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो मैं कहता हूँ कि इमिग्रेशन, अगर आप में इच्छा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। सब कुछ कर सकते हैं, हमने भी किया है, आप हमसे भी बेटर कर सकते हैं। अगर आप लॉजिस्टिकली टीम अच्छी रखें, और थोड़ा पेशेंस बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि लॉयर के लिए 5-7 साल सेटल होने में आराम से 10 साल लेके चलेंगे। पर जो नशा लॉ का है वो किसी चीज का भी नहीं है। जो आपको मजा आता है, एक तो आपका नाम है, आपको अपनी मुंह मांगी फीस मिल रही है, फिर आप ऊपर से हेल्प कर रहे हैं। वो जिन लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, सोचो वो कभी डिनर में है, अपने मस्जिद में है, मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, सोचो वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं अननोन टू यू। जो आपको पॉजिटिविटी मिल रही है आपको अननोन टू यू, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। जरूर आप मेहनत करें, लेकिन पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल जेन जी में और हमारी नई जनरेशन में है कि पहले ही दिन से इनको वर्क लाइफ बैलेंस की बातें करेंगे, S500 मर्सिडीज चाहिए इनको। पर ऐसे लाइफ शुरू नहीं होती। जब मैं सैन फ्रांसिस्को में था तो मैंने 3 साल मैकडोनल्ड्स का मैकबर्गर खाया, 99 सेंट्स का। अंडे खाए हैं सुबह और बनाना खाए हैं। ये मेरा $2 $3 का बजट होता था रोज का। तो कभी ये ना सोचो कि मेरे को पहले दिन से ये पहले मनी को चेस ना करो, पैशन को चेस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और एक दिन आप इतने आगे निकल जाओगे कि भी आपके सब आप प्राउड फील करेंगे। और कभी क्लाइंट को झूठ ना बोलो, वो क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं होते। लोगों को 6 महीने 9 महीने में पता चल जाता है कि इसने हमसे गलत बात करी थी। जो है मुंह पे बात करो, जितनी मर्जी फीस मांगनी है मांगो, लेकिन झूठ ना बोलो। बट इंडियंस का एडवांटेज बहुत है, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। इंडियंस आर वेरी वेल रेप्यूटेड हेयर, हर फील्ड में इंडियंस आगे जा चुके हैं, बच्चे हमारे बहुत आगे जा चुके हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वर्ड इतनी जल्दी स्प्रेड करता है, आपको इतना अच्छा फायदा होता है इस बात का कि ये मतलब अनमैचेबल इंडियन काइंड ऑफ अनइंटेंडेड बेनिफिट ऑफ पॉपुलेशन है। और हमारी पॉपुलेशन सारी स्टेम ओरिएंटेड है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब टैक्स पे करेंगे, क्राइम से दूर रहेंगे, डिवोर्स से दूर रहेंगे, बच्चों को पालेंगे। इस सारी ओल्ड ओल्ड वे, ओल्ड फैशन वे ऑफ टू सक्सीड है, जो हमारे माँ बाप ने सिखाई हुई है। तो अगर मेरे को ओल्ड फैशन वे पसंद है। अब टाइम बदल गया, आई अंडरस्टैंड, अब आईटी वीटी की चीजें आ गई। पर आई एम एन ओल्ड फैशन गाय, एंड अगर आप स्टिक टू द बेसिक्स रहेंगे, मेरे को नहीं लगता आप फेल हो सकते हैं। अगर आप अमेरिका जैसी कंट्री में फेल हो सकते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस कंट्री, दिस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो लीगल फील्ड के बारे में मैं अब आपसे कुछ बहुत ही तकनीकी क्वेश्चंस पूछूंगी कि एज अ लॉयर अगर कोई बाहर से आता है, जैसे आप आए थे, कोई एलएलबी करके किसी ने एलएलएम किया, तो एलएलएम करने के बाद किस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस स्टेट में आप जाना चाहते हो? क्या ऐसा है कि एलएलएम करने के बाद किसी स्टेट में आपके अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, किसी में कम हो सकते हैं? या जैसे कहते हैं कि ट्रांजैक्शन लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लॉ, उसमें जॉब्स ज्यादा हैं और लिटिगेशन
वैसे तो बहुत अच्छी फील्ड है, पर उसमें थोड़ा ज्यादा लोकल रहना पड़ता है। तो आपके हिसाब से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप इस तरह से आ रहे हैं कि मैं एलएलएम करूं? क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे आज आज के डेट में छात्र हैं जो वहां से एलएलबी करने के बाद एलएलएम करने का सोच रहे हैं और अमेरिका में काम करने का सोच रहे हैं। तो किस तरह से उनको अपना आगे पूरी प्लानिंग करनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि आजकल की जो जनरेशन है, अगर आप यहाँ से एलएलएम या जेडी कर रहे हैं तो ऑप्शंस ओपन रखिए। ये ना सोचिए कि मेरे को सिर्फ इमिग्रेशन लॉयर बनना है या ट्रांजैक्शन लॉयर बनना है। आपको जहाँ पे अच्छी इंटर्नशिप मिल रही है, आपको जहाँ पे अच्छा ओपनिंग मिल रही है, आप वो शुरू करिए। और पहले से ही फोरक्लोज ना करिए कि मेरे को सिर्फ ट्रांजैक्शनल लॉयर बनना है या सिर्फ इमिग्रेशन लॉयर बनना है। किसी का कुछ पता नहीं होता आने के वक्त के बाद क्या चीज़ खुल जाए आपका। आप एक साल काम करो एज ट्रांजैक्शनल लॉयर, आपको पसंद नहीं आया या आया है, आप ओपन रखिए और दिल से काम करिए। मेरे को नहीं लगता कोई हिंदुस्तानी यहाँ फेल हो सकता है अगर आप मेहनत करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और ये बात सही है आपकी कि ट्रांजैक्शन लॉयर थोड़ा लोकल बेस्ड है, क्योंकि जेडी मांगते हैं। आप अगर कोर्ट रूम में हैं या लिटिगेशन स्किल्स चाहिए आपको, यहाँ पे थोड़ा बॉर्न एंड रेज्ड होना बहुत हेल्प करता है, बिकॉज यू कैन connect with the judge and the prosecutor much better versus someone who has come at the age of 21 and 22. It's not impossible, but it's a little more difficult. By same token, immigration is more beneficial because आपको immigration के बारे यहाँ के locals के से ज़्यादा पता होगा. So ये अच्छा। don't foreclose this. Do what you have to do and then let the life take you its own course. I mean, अब उसमें क्रिकेट की बात करता हूँ। देखो, अब जो क्रिकेट समझते हैं वो ये बात समझेंगे। रोहित शर्मा जो आजकल हिंदुस्तान का कप्तान है, वो सारी उम्र मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था। इंडिया आने के बाद भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बहुत बारी फेल भी हुआ, लेकिन अब ओपनर बन गया। ये कभी बिल्कुल। उन्होंने सोचा नहीं था। तेंदुलकर वॉज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वनडे के ओपनर बैट्समैन बन गए। कभी ये ना सोचो कि मैं तो जी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही रहूंगा। कुछ पता नहीं जिंदगी का कहाँ से कहाँ ले जाए। कीप योर आईज ओपन, बी विलिंग टू टेक द अपॉर्चुनिटी, एंड डोंट बी अ नो बॉय। आई डोंट लाइक पीपल, ओ नो दिस नॉट माई कप ऑफ, आई डोंट लाइक दिस। जस्ट डू द जॉब एंड गेट इट डन विद, जस्ट कीप मूविंग। बिकॉज आजकल अमेरिका में और फायदा है क्योंकि 80% लोग काम ही नहीं करना चाहते। तो अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम है। वर्क लाइफ बैलेंस आ गई है, नॉइज आ गई है, सोशल मीडिया नॉइज आ गई है। हर बंदा पार्टी करना चाहता है। गो द ओल्ड फैशन वे, अपने पैसे बचाओ। 25-30% जितने आप कमा रहे हैं, नहीं कमा सकते तो क्रेडिट पे तो बिल्कुल ना रहो। और धीरे 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 बढ़ते जाओ आगे, और फेल नहीं हो सकते आप। मेरा मानना है। आपके लिए इमिग्रेशन लॉ एक आगे बढ़ने का मुकाम, एक बढ़ावा था या कहीं लिमिटेशन थी? इस फील्ड को आप अपने लिए कैसा बोलेंगे? आप तो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो आपको लगता था कि इस फील्ड में बढ़ने से, इसी फील्ड को आगे परस्यू करने से आपको मंजिल मिलेगी, कि आपने सोचा किसी भी पॉइंट पे कि मैं दूसरे लॉ के किसी दूसरे ब्रांच में भी जा सकता हूँ? नहीं, मेरे मन में हमेशा ही इमिग्रेशन था, बिकॉज ट्रैवल कर चुके थे हम यंग एज में। वीज़ा, पता है क्या प्रॉब्लम, क्या कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। कितने लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता आने का। तो मेरे को पता था हम्म। ये मेरा एडवांटेज है, और लैंग्वेज स्किल्स मेरे एडवांटेज थे। हाँ और हाँ। मेरे को शुरू से ही गिफ्ट है कि मैं कनेक्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ अपने क्लाइंट से, अपने दोस्तों से। आपको लगेगा कि दिल से बंदा बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि समटाइम्स आई एम बिजी सो आई एम लाइक बूम बूम बूम, बट यूजुअली आई मीन आई कैन कनेक्ट वेरी वेल। तो मेरे को पता था कि यही मेरी फील्ड है। समहाउ वही यहाँ पे लक फैक्टर भी आता है कि जैसे मेरे को क्रिकेट में पता था कि अमित यार तू सीनियर इंडिया नहीं खेल पाएगा, छोड़ दे क्रिकेट। तो मैंने छोड़ दी, एंड आई क्राइड दैट डे कि हमारे फैशन होता था पंजाब में कि अगर आप छोड़ रहे हो क्रिकेट तो अपना जो किट बैग है, अपना सामान है, कपड़े हैं क्रिकेट के, वो गरीब बच्चे को दे दो, क्योंकि महंगा होता अच्छा। है सामान। तो रोया मैं उस दिन, पर मेरे को पता था कि ये ठीक फैसला ही है। अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मुरली कार्तिक इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कमेंटेटर विद ESPN। ये बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, इंडिया भी खेला है, टेस्ट भी रहा खेला है, एंड ही कम स्टेज विद मी। उनके साथ अजीत अगरकर को भी यहाँ मिला था मैं, सुनील गावस्कर को भी मिला था। तो वो मेरे को कहते हैं अमित यू मेड द बेस्ट डिसीजन इन लाइफ। हालांकि वो इतने बड़े मकाम पे पहुंच चुके हैं, आप उनको टीवी पे देखेंगे, वर्ल्ड कप होस्ट होस्ट करते हैं। तो क्यों, मेरे को लगता है कि हम एज लॉयर्स जितने बड़े होते जाएंगे उतने हमारी सीजनिंग होती रहेगी। तो ये तो कोई एज लिमिट तो है नहीं। तो मेरे को लगता है कि ये मेरा लक फैक्टर है कि समहाउ मेरे को भगवान वो स्विच दे देता है कि ये ऑन कर दे और ये ऑफ कर दे। ये लक है मेरा, ये किस्मत है मेरी। तो आगे आप अपने आप को किस दिशा में जाते देख रहे हैं? अपने लॉ फर्म को किधर लेके जा रहे हैं?
आजकल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेटर गोल्फर बन जाऊं, पर बन नहीं पा रहा। सो अच्छा। सो सो मैं, एज फार एज लॉ फर्म इज कंसर्न्ड, अब थोड़ी नॉइस चलती है मेरे मन में आता है कि मैं इंडिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में आई थिंक देर नॉट मैनी यूएस इमिग्रेशन लाइसेंस लॉयर्स, बहुत सारे ये नोटारियोज एंड एजेंट्स हैं, बट दे आर नॉट लॉयर्स। बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर कैसे स्टाफ ढूंढूं, उसको कैसे मैं सीजन करूं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सो बिजी कि यू नो लाइक बाय लाइक इट्स माइंड बॉगलिंग बाय द टाइम आई कम बैक दैट आई डोंट वांट टू टच माय फोन एंड एवरीथिंग फ्रॉम सिटिंग इन माय कार ऑल द वे अप टू अंटिल कमिंग बैक होम, आई एम ऑलवेज ऑन द फोन, आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू समवन। उस टाइम भी मेरी कंसल्टेशन चल रही होती है, इवन दो आई एम ट्रैवलिंग। सो अच्छा। सो फ्लाइट लेने से पहले भी कंसल्टेशन चलती है कई बारी। सो लाइक हाउ मच इज टू मच, एक एक मेरे मन में ये कन्फ्लिक्टिंग थॉट है, और दूसरा थॉट ये है कि अमित, अगर तेरे को भगवान ने इतना काबिल बनाया तो आगे चल, क्यों रुक रहा है तू? अच्छा। तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट है। फिर फिर दिल करता है यार अमित, हाउ विल यू बैलेंस इट, बच्चे बड़े हो गए हैं, यू लाइक गोल्फ, आई मीन यू डन व्हाट यू डन, you're happy, you enjoy your life, and I travel a lot, thankful to God। तो कहाँ पे, वेयर शुड द बक्स, साहब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो मे बी वन डे उसका भी स्विच आएगा भगवान का कि ये कर ये ना कर। मेरे को लगता है कि अगर मैं इंडिया में कोई ऑफिस खोलूं तो कोई लेवल ही अलग कर दूंगा मैं काम का। और फिर आप बहुत सारे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे। दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। और क्योंकि बहुत कम वकील हैं जो ऐसे मुंह पे मुंह फट होंगे और आपको मुंह पे बोल देंगे दिस कैन नॉट बी डन। बहुत सारे अमेरिकन फर्म्स इंडिया में ऑफिसेस खोल तो रहे हैं वैसे। खोल रहे हैं, EB-5 का बहुत प्रोग्राम है इंडिया में। EB-5 जो हम्म। इन्वेस्टमेंट वीजा होता है उसके उसका बहुत प्रोग्राम है। और वीजा, स्टूडेंट वीजा का बड़ा काम है। पर अब मेरे को, आई एम लिटिल बिट लॉस्ट हाउ टू काइंड ऑफ हैंडल इट, व्हाट टीम टू एम्प्लॉय, क्योंकि मैं लॉयल्टी फैक्टर को बहुत बड़ा रखता हूँ। जो मेरे स्टाफ हैं, वो बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 जनवरी को खुद मेरे पास अपनी नई फीस बता दिया करो कि क्या तुम्हारा बनता है। तो वो एक कारण है। लेडीज को फ्लेक्सिबिलिटी देना, गुस्सा भी होता है उनसे, डरते भी हैं कभी कभी कि अगर गलत काम हो गया तो बट ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चा लेट होना है मेडिकल, नो प्रॉब्लम, पर मेरा काम होना चाहिए। मेरा काम नहीं होएगा तो फिर मैं परेशान होता हूँ। लॉ के काम और गोल्फ जिसकी आपने बात की, इसके अलावा भी आपकी कोई हॉबी है, कोई पैशन है? नहीं, मतलब इसमें ही क्रिकेट तो टाइम। है ही है, वो तो हम समझ सकते हैं, क्रिकेट के आप जरूर दर्शक तो जरूर होंगे, पता नहीं आप खेल पाते हैं कि नहीं नहीं खेल फ्लोरिडा में। पाता ये, अब नहीं खेल पाता। उसके अलावा फिटनेस बहुत करता हूँ, आई आई हैव अ ट्रेनर। साइकिलिंग करता हूँ, स्टेशनरी साइकिलिंग करता हूँ। फिटनेस और हेल्थ फ्रीक हूँ, गलत खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा। बहुत कंट्रोल्ड डाइट करता हूँ, वीकेंड पे थोड़ा सा हो जाता है बाहर का। हेल्थ फिटनेस पूरे अपने घर में सारों को फिट रखता हूँ। अच्छा। हिलने बच्चा में, माय सन इज इज इनटू प्रोटीन शेक्स, और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि वो अभी से ये बातें कर रहा है। माय डॉटर इज अ ब्रिलियंट डांसर, बॉलीवुड डांसर एंड भंगड़ा डांसर, गिद्दा भी बहुत अच्छा करती है। और बस मेरे को ये खुशी मिलती है कि जो मैं करता हूँ, जैसे मेरे को मेरे माँ बाप ने इंस्पायर किया तो मैं उनको इंस्पायर कर रहा हूँ। उसके अलावा आजकल मैं कम्युनिटी में, पंजाबी एसोसिएशन का इवेंट होता है बैसाखी का, उसमें बिजी चल रहा हूँ। साल में एक बार ही होता है, 500 लोगों का होता है, तो दिस इज ऑल वॉलंटियर वर्क, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट्स लाइक अ मैरिज। तो वो, बस इन सब तरीकों से आप अपने आप को भारत की संस्कृति से भी जुड़ा रखते होंगे। बिल्कुल ये रखते हैं। आप- और मेरे को अच्छा लगता है कोई मेरे से हिंदी या पंजाबी में बात करे, तो आई प्रेफर दैट ओवर इंग्लिश। और लोगों को भी अच्छा लगता है क्योंकि दे कैन कनेक्ट बेटर, कि इतने साल मेरे को आए हुए हो गए और उसके बावजूद भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो अच्छा लगता है मेरे को। आई लाइक टू टॉक। अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ तो मैं अपने साथ वाले पैसेंजर से भी दोस्ती हो जाती है मेरी। और आई 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 लाइक टू एंटरटेन, दैट्स हाउ आई एम बिल्ट। अमित, एक प्रवासी भारतीय हो के आप भारत को किस प्रकार योगदान दे रहे हैं? हाउ डू यू गिव बैक टू इंडिया? देखो, अब ये सोचने का तरीका है, अगर मैं किसी का डिफिकल्ट ग्रीन कार्ड कर रहा हूँ और उसका बच्चा सिटीजन बन रहा है, और यू डोंट नो कि उसका इफेक्ट क्या है, उसका बच्चा इंडियन लड़की से भी शादी कर सकता है और यहाँ पे कम्युनिटी को भी हेल्प कर रहा है। कितने हमारे बच्चे जो हैं डॉक्टर्स हैं, और इतनी काबिल तारीफ बात है, आप किसी भी फ्लाइट में बैठो अमेरिका में, 25% इंडियन दिखेंगे आपको, बिजनेस क्लास में भी दिख जाएंगे, पीछे भी दिख जाएंगे।
ये सारा रिपल इफेक्ट ही है। और इंडियन जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं इंडिया की क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ से डॉलर वहाँ पे जा रहा है। और अगर आप इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से आप कनेक्शन में हैं, जो मैं हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स राइट नाउ इन इंडिया, बिकॉज मेरे साथ वो क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट अगर मैं उनसे बात करता हूँ और वो मेरे से पूछते हैं अमित यार इमिग्रेशन के बारे ये चल रहा है हमारा, वाइट हाउस से इसकी बात बता, तो बिहाइंड द सीन्स चलती है बात। उसके अलावा आप हर अगर आप इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे तो वो हर सोल्जर को, हर इंडियन को एक सोल्जर बोलते हैं, फॉरेन सोल्जर बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ की ट्रांजैक्शन वापस भेज रहा है। तो इसका इंडियंस इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं, इतनी अमेजिंग कंट्री है इंडिया। और कहीं ना कहीं तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प तो जा ही रही है हिंदुस्तान में। अब मैं डायरेक्ट इंडिया में ऑफिस खोल लूँ तो नथिंग लाइक इट, बट ऑलरेडी जा रही है जिस हिसाब से हम कर रहे हैं। बट मैं इससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहूँगा, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक आई एम डायरेक्टली हिटिंग दैट। और एक प्रवासी भारतीय होके आपको अपने भारतीय होने का अमेरिका में किस बात पे सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है? रिस्पेक्ट। आप जाओ कहीं पे, आप पुलिस वाले से बात करो, आपसे रिस्पेक्ट मिलेगी। आप कांग्रेसमैन से बात करो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में बैठो, आपको देखेंगे कितने आपके इंडियंस बैठे हैं पीछे, ये बैठे हैं लोग, कितनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। सब सिविक सेंस से चल रहे हैं। सब आपसे किसी का बेटा इंजीनियर है, सब पढ़े लिखे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं। उससे ज़्यादा खुशी की क्या, इससे अच्छा इमिग्रेंट क्या मिल सकता है कंट्री को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, हमारी सभी शुभ शुभ शुभकामनाएं आपके साथ हैं आपके थैंक आगामी जीवन के लिए। थैंक यू जया जी, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू एंड इट वाज माय ऑनर कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं इस शो पे आ सकूं।